हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विद्या महासागर पे। आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स ऑफ जून पार्ट 1, यानी कि जो 1 से लेके 10 तारीख तक के यानी आज तक के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं सभी को हम डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में। और इससे पहले भी हमने मई अप्रैल सभी करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है, उसे भी आप जाके देख सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग की भी रीजनिंग चल रही है तो उसे भी आप जाके देखें। और नंबर सिस्टम के बारे में भी वेरियस टॉपिक्स पे हमारे चैनल पे वीडियो आ चुकी हैं, तो एक बार जाइए हमारे प्लेलिस्ट पे जाइए या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, जो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है टेलीग्राम चैनल का। तो उसमें जाके आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी वीडियो कब कब आई हैं, और आपको सभी वीडियो की लिंक के साथ साथ पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ एनआईए, यानी कि एनआईए जो एजेंसी हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं उन्हें उसमें किसे अपॉइंट करा गया है। तो आपके ऑप्शन हैं यहाँ पर कुलदीप सिंह, अजय कुमार, सुबोध कुमार जायसवाल, मनोज मुकुंद निर्वणे। और इसका सही आंसर है, और इसका सही आंसर आप यहाँ पर से देख सकते हैं, यानी कि कुलदीप सिंह जी को एज डायरेक्टर जनरल ऑफ एनआईए अपॉइंट कर लिया गया है। और आप इसमें आप अच्छे से देख सकते हैं कि कुलदीप सिंह जी को एज द डायरेक्टर चुन लिया गया है एनआईए का। ठीक है, डायरेक्टर जनरल चुन लिया गया है एनआईए का, यहाँ पर से आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास, टाटा डिजिटल बाइज हाउ मच स्टेक इन बिग बास्केट, यानी कि टाटा डिजिटल जो एक टाटा की कंपनी है उसने बिग बास्केट में अपने कितने परसेंट स्टेक्स को खरीद लिया है, यानी कि कितने परसेंट शेयर को खरीद लिया है। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर क्या क्या है ऑप्शन, 62%, 64%, 66%, 68%। और इसका सही आंसर है 64%, यानी कि टाटा डिजिटल ने बिग बास्केट में 64% शेयर यानी कि स्टेक खरीद लिया है। और यहाँ पर देख सकते हैं, दोनों हैंडशेक करें क्योंकि 64% स्टेक अब बेच दिया गया है टाटा डिजिटल को। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने भी इसे कवर किया, टाटा डिजिटल एक्वायर्स मेजॉरिटी स्टेक इन बिग बास्केट। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी इसको अच्छे से देख सकते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है वो हमारी वीडियोस के जितने भी हमारे करंट अफेयर्स की वीडियोस आती हैं वो सबसे ज़्यादा जो उसमें क्वेश्चन होते हैं इससे रिलेटेड होते हैं कि इंपॉर्टेंट डेज, यानी कि कौन से दिन में क्या होता है। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, 1 जून इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर एज, यानी कि हर साल 1 जून को हम क्या मनाते हैं। आपके ऑप्शन है यहाँ पर, वर्ल्ड टोबैको प्रोहिबिशन टोबैको डे, यानी कि टोबैको को छोड़ने के लिए, वर्ल्ड मिल्क डे, वर्ल्ड ट्यूना डे एंड नेशनल एंटी टेररिज्म डे। और इसका सही आंसर होगा वर्ल्ड मिल्क डे, यानी कि विश्व दूध दिवस हम मनाते हैं हर साल 1 जून को। ठीक है, पूरी वर्ल्ड वाइड बनाते हैं हम इस डे। और हाँ, एक बात और देखने की है कि हम हर साल 1 जून को क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे भी मनाते हैं। ठीक है, अब आपको हो गया चिल्ड्रंस डे तो हम 14 नवंबर को मनाते हैं। हाँ मनाते हैं क्योंकि वो इंडिया का चिल्ड्रंस डे है। ठीक है, और जो इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे वो हर साल 1 जून को मनाया जाता है। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री है लॉन्च्ड 3 चाइल्ड पॉलिसी, यानी कि किस देश ने 3 चाइल्ड पॉलिसी, यानी कि हर माता पिता के पास 3 बच्चे होने चाहिए वाली पॉलिसी को लॉन्च कर दिया है। आपके ऑप्शन है इंडिया, चाइना, जापान और ऑस्ट्रेलिया। और इसका सही आंसर है चाइना, यानी कि चाइना ने 3 चाइल्ड पॉलिसी को क्या कर दिया है, लॉन्च कर दिया अपने कंट्री में। क्योंकि इनकी पॉपुलेशन एस्टिमेट माना जा रहा है कि कुछ सालों बाद इनकी जो पॉपुलेशन है अभी इतनी ज़्यादा है, लेकिन कुछ सालों बाद जो इनकी पॉपुलेशन है वो बहुत कम हो जाएगी, जिसकी वजह से 3 चाइल्ड पॉलिसी यहाँ लाई गई है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि चाइना अनाउंसेस 3 चाइल्ड पॉलिसी इन मेजर पॉलिसी शिफ्ट। इनकी जो 2 चाइल्ड पॉलिसी और 1 चाइल्ड पॉलिसी आई थी पहले, जब इनकी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई थी तो चाइना गवर्नमेंट ने 1 चाइल्ड पॉलिसी लगाई। फिर जब इनको लगा कि पॉपुलेशन कम हो रही है फिर 2 चाइल्ड पॉलिसी लगाई, अब इन लोगों ने 3 चाइल्ड पॉलिसी लगा दी है। ठीक है, अब फिर से डेज वाला क्वेश्चन आ गया। अब ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, इसमें बताइए कि जून 2 यानी कि 2 जून को किस स्टेट का फाउंडेशन डे होता है, यानी कि 2 जून को हर साल किस स्टेट का यानी कि किस राज्य का फाउंडेशन डे होता है। आपके ऑप्शन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, केरला। और इसका सही आंसर होगा आपका तेलंगाना, यानी कि हर साल 2 जून को तेलंगाना का फाउंडेशन डे होता है। ठीक है दोस्तों,
अब तेलंगाना के बारे में कुछ जान लेते हैं। ठीक है, तेलंगाना के जो अभी गवर्नर है वो हैं तमिलसाई सुंदरराजन, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है ये, और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर वो हैं के चंद्रशेखर राव, और जो यहाँ की लेजिस्लेचर है वो बीकानेर लेजिस्लेचर है। ठीक है, एक में 119 और एक में 40 सीटें। ठीक हो गया। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जो है यहाँ राज्यसभा में 7 सीटें और लोकसभा में 17 सीटें हैं। और हाईकोर्ट जो है यहाँ का अपना खुद का तेलंगाना हाईकोर्ट है। ठीक है दोस्तों, और जो यहाँ का टोटल एरिया में जो रैंक है वो 12th है, और पॉपुलेशन में जो रैंक है ऑल ओवर कंट्री वो भी 12th ही है। ठीक है, और जो यहाँ की जो मेन लैंग्वेज है वो है तेलुगु, यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो इसमें भी दी गई है यहाँ पर, और इसमें भी दी गई है। ठीक है, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन बताइए कि फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई फॉर एक्वेस्ट्रियन इवेंट एट द ओलंपिक गेम्स इन 20 ईयर्स, यानी कि पहले भारतीय जिन्होंने पिछले 20 वर्ष में पहली बार क्वालिफाई किया है, यानी कि क्वालिफाई हो गए हैं एक्वेस्ट्रियन इवेंट के लिए। देख सकते हैं एक्वेस्ट्रियन इवेंट यानी कि जिसमें घुड़सवारी करके करतबबाजी दिखाई जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो सर्कस वाला करतब होता है वो अलग चीज़ होता है, वाला नहीं दिखाते हैं, तो उसमें कुछ और चीज़ जो कंपटीशन होता है वो चीज़ें इसमें दिखाते हैं। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर फवाद मिर्जा, सानिया मिर्जा, मनसुख मंडाविया और नरेंद्र सिंह तोमर, और इसका सही आंसर है आपके पास फवाद मिर्जा आएंगे। देख सकते हैं फवाद मिर्जा जो अभी 29 साल के हैं। ठीक है, 29 साल के हैं। इन्होंने किसके लिए क्वालिफाई कर लिया? ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पिछले 20 वर्ष में भारत के पहले एक्वेस्ट्रियन खिलाड़ी हैं। ठीक है दोस्तों, और इसमें आप साफ देख सकते हैं कि फवाद मिर्जा ने भारत को गौरवान्वित महसूस कराया है कि वे एक्वेस्ट्रियन क्वालिफिकेशन में पास हो गए हैं, यानी उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है दोस्तों, अब आपके पास अगला क्वेश्चन है फर्स्ट ब्लाइंड मैन इन एशिया टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, यानी कि एशिया के पहले ब्लाइंड मैन, यानी कि पहले अंधे मनुष्य, अंधे ब्लाइंड मैन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब कर लिया वो कौन है? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर एरिक वेनहेमर, सांग यिन हुंग, बचेंद्री पाल और जांग होंग। ठीक है, सभी आपने देखा होगा बहुत लोग चढ़ते हैं, लेकिन ब्लाइंड मैन जो एक टाइटल होता है वो अलग ही चीज़ है कि कोई आदमी जो देख नहीं सकता उन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब कर लिया। ठीक है, और माउंट एवरेस्ट के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसकी एलिवेशन है 8849 मीटर्स। ठीक है, सबसे पहले इसमें चढ़ाई करी गई थी 29 मई 1953 को 1953 में। ठीक है, और जो इसकी रेंज है वो हिमालयन रेंज में। ठीक है, और ये नेपाल और चाइना के बीच में आता है। ठीक है, एक जो माउंट एवरेस्ट का एक साइड है नेपाल के साइड और एक साइड है चाइना के साइड, यानी कि दोनों तरफ से आप माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर सकते हैं। ये चीज़ है, तो इसका सही आंसर है आप लोगों के लिए झांग होंग। आप ठीक है, तो आप इनको देख सकते हैं यहाँ पर, ये पहले एशिया के पहले ब्लाइंड मैन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब कर लिया है। और आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं कि जो इनकी उपलब्धि है उसे हर जगह सराहा जा रहा है, क्योंकि एक पहले ब्लाइंड मैन बन गए हैं, चाइना के हैं बेसिकली। ठीक है, पहले ब्लाइंड एशियन मैन बन गए हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ कोविड-19 वेरिएंट फाउंड इन इंडिया नेम्ड बाय WHO, यानी कि जो कोविड-19 तो सबसे पहले आया चाइना से। ठीक है, चाइना से आया, चाइना से ओरिजिनेट हुआ, फिर उसके बाद जो कोविड-19 के जो अलग अलग देशों में गया तो अलग अलग देश में कोविड-19 ने म्यूटेट किया और हर देश में उसके अपने अपने अलग ही वर्जन निकल आए। ठीक है, तो अभी जो हु है उसने ये कहा है कि हर देश को हम जो वेरिएंट है कोविड-19 वेरिएंट है उसको हम एक नाम देंगे, ताकि जो देश की जो इमेज है वर्ल्ड वाइड ऐसे यूज ना करें कि इंडिया वेरिएंट, ब्रिटेन वेरिएंट, ऐसे करके हम उसको यूज ना करें। एक स्पेसिफिक उसको नाम दे दिया जाएगा जिसकी वजह से हम उस वायरस को पहचानेंगे कि कौन सा वेरिएंट है। तो इसमें WHO ने इंडियन वेरिएंट्स को कौन सा नाम दिया है? इंडियन वेरिएंट वही है जिसकी वजह से अभी जो सेकंड वेव है बहुत ज़्यादा चली गई थी। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है कापा, डेल्टा, बोथ A एंड B, नन ऑफ द अबव। ठीक है, और जान लेते हैं WHO के बारे में। ठीक है, WHO की जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। 1948 को इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। ठीक है, और जो फाउंडर है वो US यानी यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, ब्राजील, टर्की, कनाडा और बहुत सारी कंट्रीज हैं। ठीक है, और जो सब्सिडरीज है यहाँ पर देख सकते हैं, और जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, इसका सही आंसर होगा बोथ A एंड B, यानी कि जो इंडियन वेरिएंट्स हैं जिनको WHO के द्वारा नाम दिया गया है वो हैं डेल्टा और कापा, यानी कि डेल्टा, कापा और डेल्टा दोनों को हम जानेंगे। जो इंडियन वेरिएंट हैं उनका नाम जो है कापा और डेल्टा है। ठीक है, 2 वेरिएंट आए थे इंडिया में। और आप यहाँ पर साफ तरीके से देख सकते हैं कि जो यूनाइटेड किंगडम का जो वेरिएंट था B117 उसको अल्फा नाम दिया गया है, साउथ अफ्रीका के वेरिएंट को B1351 वेरिएंट को बेटा नाम दिया गया है, और बीटा, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा इन सभी चीज़ को नाम दिया गया है। ठीक है, अब भैया ये देखिए, वर्ल्ड्स फर्स्ट केस ऑफ H1093 बर्ड फ्लू हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड रजिस्टर्ड इन विच कंट्री, यानी कि जो बर्ड फ्लू का जो H10N3 है सबसे पहला केस किस देश में रजिस्टर किया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पहचान ही लिया होगा, ऑप्शन को देखकर आपने पहचान लिया होगा कि किस देश में आया होगा। ठीक है,
और आपके ऑप्शन है इंडिया, चाइना, जापान, पाकिस्तान, और इसका सही आंसर है चाइना, यानी कि चाइना में ही पहला H10N9N3 बर्ड फ्लू जो केस है वो रजिस्टर किया गया है। ठीक है, चाइना जिसकी कैपिटल बीजिंग है। और यहाँ पर माना जा रहा है कि जो H10N3 बर्ड फ्लू है ये उतना हार्मफुल नहीं है, लेकिन एक और वेरिएंट होता है बर्ड फ्लू का ही जो ज़्यादा हार्मफुल होता है, लेकिन जो ये वाला वेरिएंट है जो म्यूटेट किया है ह्यूमंस में बर्ड के थ्रू, तो वो उतना हार्मफुल नहीं है जितना कोविड-19 है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 3 जून को हम हर साल क्या मनाते हैं, कि हर साल 3 जून को हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड बाइसाइकिल डे, वर्ल्ड ट्यूना डे, वर्ल्ड डॉल्फिन डे, और इसका सही आंसर है वर्ल्ड बाइसाइकिल डे, यानी कि हर साल 3 जून को हम वर्ल्ड बाइसाइकिल डे ऑब्जर्व करते हैं। वर्ल्ड बाइसाइकिल डे देखिए, बी सॉल्यूशन नॉट पॉल्यूशन। ठीक है, जब हम साइकिल चलाएंगे तो उससे कोई पॉल्यूशन नहीं होगा। जब हम साइकिल चलाते हैं तो इसका जो मोटो है वो है बी सॉल्यूशन नॉट पॉल्यूशन। ठीक है, और इसमें भी आप देख सकते हैं एक अच्छा सा बना रखा है, एक फ्रेम बना रखा है जिसमें बहुत सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें लिखी गई है यहाँ पर। एंजॉय द वर्ल्ड फ्रॉम द सीट ऑफ योर बाइक, यानी कि बाइसाइकिल को बाइक भी कहते हैं। ठीक है, तो अपनी बाइसाइकिल में बैठ के वर्ल्ड को एंजॉय कीजिए। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, नासा हैज अनाउंस्ड 2 न्यू मिशंस टू विच प्लेनेट, यानी कि नासा ने हाल ही में 2 नई मिशन की अनाउंसमेंट कर दी है, तो वो किस प्लेनेट में जाएंगे वो दोनों मिशन। आपका ऑप्शन है मार्स, वीनस, मरकरी और अर्थ, और इसका सही आंसर है वीनस, यानी कि जो नासा है, यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो यूएसए की कंपनी है, यूएसए की एक स्पेस एजेंसी है, तो उसने 2 मिशन अनाउंस किए हैं, वो वीनस में भेजेंगे। और जो वीनस के बारे में जान लेते हैं, ये सेकेंड मोस्ट, मतलब सबसे पहले मरकरी आता है फिर वीनस आता है। ठीक है, तो सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है, होना तो मरकरी चाहिए, लेकिन सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट वीनस है। वीनस क्यों है, क्योंकि जो वीनस के अंदर का जो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा इसमें गैस बन जाती है और ये बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, मतलब गर्मी हो जाती है। और जो वीनस है वो पृथ्वी के समान ही दिखता है, तो इसलिए उसे पृथ्वी की ट्विन सिस्टर भी कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ जो लेंथ ऑफ डे है, एक ही दिन की जो यहाँ लंबाई है, सिर्फ दिन ही दिन की, वो है 116 दिन 18 घंटे, जबकि इंडिया में दिन ही दिन की मैक्सिमम लेंथ मान के चलो 12 घंटे की होती है। ठीक है, और पूरा दिन लगाओ एक दिन से, एक तारीख से दूसरी तारीख के बीच में, तो 24 घंटे का एक दिन होता है। ठीक है, और जो ऑर्बिटल पीरियड है वो 225 डेज है। ठीक है, यानी कि जो अर्थ है वो 24 घंटे में रोटेट कर लेती है, ऑर्बिट कर लेती है। ठीक है, अपनी एक्सिस को, और ये 225 डेज में ऑर्बिट करता है। ठीक है, इसमें आप अच्छे से देख सकते हैं कि नासा ने अनाउंस करे 2 मिशन जो वीनस में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, ये जो डिटेल्स हैं इतनी ये देख सकते हैं आप। अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि हु लॉन्च्ड एशिया पैसिफिक साइबर सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि किसने एशिया पैसिफिक साइबर सिक्योरिटी काउंसिल को इस्टेब्लिश किया है। आजकल जो है हैकिंग का सिस्टम बहुत चल गया है, जिसकी वजह से बहुत सारे यूजर्स की जो प्राइवेसी है वो खतरे में है। तो किस एजेंसी ने, यानी कि किस कंपनी ने खुद से एशिया, यानी कि एशिया जो रीजन है उसके लिए एक साइबर सिक्योरिटी काउंसिल को लॉन्च किया है। आपके ऑप्शन है यहाँ पर अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर और फेसबुक, और इसका सही आंसर है माइक्रोसॉफ्ट, यानी कि जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट साइबर सेंटर है, साइबर क्राइम सेंटर है। तो उसी तरीके से इन्होंने साइबर क्राइम को रोकने के लिए एशिया पैसिफिक साइबर सिक्योरिटी काउंसिल को इस्टेब्लिश किया है। और अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ की, तो ये हैं सत्या नडेला, और इसकी इस्टेब्लिशमेंट यानी कि कब स्थापित हुआ था, ये 1975 को स्थापित हुआ था। और इसके जो हेडक्वार्टर हैं वो वॉशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स में, और इसके फाउंडर बिल गेट्स और पॉल एलन है। ठीक है, और जो बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर से आपको आसानी से मिल जाएगी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि 4 जून को हर साल क्या ऑब्जर्व करते हैं। आपके ऑप्शन है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन, वर्ल्ड ट्यूना डे, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे और वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, और इसका सही आंसर होगा वर्ल्ड इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन, यानी कि ऐसे बच्चे जो विक्टिम बन जाते हैं, यानी कि एग्रेशन की, बहुत उनको जब प्रताड़ना सहनी पड़ती है अपनी बाल्यावस्था में, तो उनके लिए डे मनाया जाता है ताकि उन्हें ये प्रोटेक्ट कर सकें और चाइल्ड अब्यूज को रोक सकें। और यहाँ पर देख सकते हैं कि द इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन, मिलियंस ऑफ चिल्ड्रंस ऑल ओवर द वर्ल्ड आर विक्टिम्स ऑफ वायलेंस एंड अब्यूज, यानी कि पूरी दुनिया में बहुत सारे लाखों करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जो वायलेंस यानी और अब्यूज के शिकार है, यानी कि बहुत सारे लोगों के जो माता पिता का देहांत हो जाता है, तो उन बच्चों को कोई लोग बेच देते हैं, चाइल्ड ट्रैफिकिंग करते हैं जो इलीगल है। तो ये डे इसलिए मनाया जाता है कि ऐसे ही बच्चों को प्रोटेक्ट किया जाए और उन्हें
उनके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए और उन्हें एक शेल्टर दिया जाए ताकि जहाँ जाके वो रह सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन है कि विच बैंक हैज प्लान्ड टू बिकम कार्बन न्यूट्रल बाय विच ईयर, यानी कि किस बैंक ने कार्बन न्यूट्रल होने का प्रण ले लिया है, कब तक, किस साल तक। ठीक है, अब आप यहाँ पर जो ऑप्शन सिर्फ मैंने ईयर दे रखे हैं, तो आपके पास जो मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ बैंक के ऑप्शन है, चार दो ऑप्शन देता हूँ, सिर्फ SBI बैंक और HDFC बैंक, और इसका सही आंसर क्या होगा आप देना भी। और 2032 से 33 तक, 2034 35, 2036 37, 2031 32, और इसका सही आंसर होगा आपके लिए वो है 2031-32 तक, यानी कि 2031-32 तक HDFC बैंक ने कहा है कि वो लोग कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, यानी कि उनके बैंक में जितनी भी चीज़ें होती हैं जो कार्बन पॉल्यूशन फैलाते हैं तो वो कार्बन न्यूट्रल की ओर चल पड़ेंगे तो 2031-32 तक। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो CEO हैं यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं HDFC के, वो हैं शशिधर जगदीशन। इनके हेडक्वार्टर्स मुंबई में हैं। ये 1994 में फाउंड हुआ था और इसकी जो सब्सिडरीज हैं वो HDFC सिक्योरिटी, नेक्स्ट जेन पब्लिकेशन और भी हैं इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है RBI हैज कट GDP ग्रोथ फोरकास्ट फॉर 2021-2022 हाउ मच, यानी कि जो RBI है यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का सेंट्रल बैंक, उसने जो GDP ग्रोथ है इंडिया की वो 2021-22 के लिए कितनी बताई है। और जान लेते हैं इसके बारे में, RBI के बारे में। वहाँ के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो नोटों में साइन करते हैं। ठीक है, हेडक्वार्टर्स है मुंबई में, और जो ये ब्रिटिश राज के दौरान फाउंड किया गया था और 1935 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1 अप्रैल को। ठीक है, उसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है 9.5%। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सेंट्रल बैंक टेक्स ऑन इकोनॉमी, यानी कि जो सेंट्रल बैंक यानी कि RBI, उसने जो इंडिया की जो ग्रोथ है उसको बताया कि 9.5% रहेगी। और आप यहाँ पर से अच्छे से पढ़ सकते हैं कि RBI ने जो GDP ग्रोथ है उसको 9.5% पर रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है रिसेंटली विच IT फर्म अचीव द ₹3 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी कि किस IT फर्म ने 3 ट्रिलियन के मार्केट को पहुंच गया, यानी कि उनकी जो मार्केट वैल्यू है वो 3 ट्रिलियन पहुंच गई है। आपके पास ऑप्शन है रिलायंस, टाटा, विप्रो, माइक्रोसॉफ्ट, और इसका सही आंसर है यहाँ पर विप्रो। ठीक है, विप्रो यहाँ पर हमारे पास सही आंसर है। और इसके जो CEO हैं वो हैं थेरी डेलापोरेट, और इसके जो फाउंडर हैं वो हैं MH हसम प्रेम जी। ठीक है, और फाउंडर हैं, जो भी फाउंड कब हुआ था 1945 में, इसके हेडक्वार्टर हैं बेंगलुरु में। ठीक है, और जो इन्होंने जो अपनी जो मार्केट वैल्यू है उसको 3 करोड़ से पार कर लिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये अजीज प्रेम जी हैं। ठीक है, जो आजकल इसको विप्रो को चला रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि विप्रो बिकम्स द थर्ड इंडियन IT फर्म, यानी कि भारत की तीसरी IT फर्म बन गई है जिसने 3 ट्रिलियन के मार्केट को एक्वायर कर लिया है। अब आपके पास हमारा फेवरेट क्वेश्चन कि हर साल 5 जून को क्या सेलिब्रेट करते हैं, और आपके ऑप्शन है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स और एग्रेशन, ये तो अभी हमने पढ़ ही रखा है, तो ये 5 जून को होने से रहा। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, वर्ल्ड मिल्क डे, वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। ठीक है, तो वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है 1 जून को, और बाईसाइकिल डे मनाया जाता है 3 जून को। तो बचा है क्या, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ठीक है, तो मैंने ही बता दिया। और इसका सही आंसर है आपका वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ठीक है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इसका सही आंसर है। और जो इसका ऑफिशियल नेम है वो क्या है, UN1 वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको हम इको डे, इन्वायरमेंट डे या फिर वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे भी कहते हैं। ठीक है, और इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो इन्वायरमेंटल इशूज़ के लिए अवेयरनेस बढ़ाना है लोगों में। ठीक है, और तभी कहते हैं कि इन्वायरमेंट डे को हमें पेड़ लगाना चाहिए, क्योंकि जो हमें बहुत सारे पेड़ काटे जा रहे हैं तो हमें उस चीज़ के लिए हमें अवेयर कर रहे हैं ताकि हम पेड़ लगाएं। ठीक है, पेड़ लगा के हमें अवेयर कर रहे हैं। और इसमें बहुत बढ़िया सी बात रखी गई है कि इट इज़ नॉट यूअर्स नॉर माइन, इट इज़ अवर्स, सो प्रोटेक्ट यूअर मदर हु नरिश्ड यू, यानी कि जो पृथ्वी है ना ही वो तुम्हारी है ना ही मेरी है। ठीक है, और ये पृथ्वी जो है हम सब की है, तो हमें इसे सबको मिलके ही प्रोटेक्ट करना चाहिए और इसे संवारना चाहिए जिस तरीके से इसने हमें संवारा है आज तक। और इस साल का जो थीम है वो है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ठीक है, यानी कि जो इकोसिस्टम है वो बहुत बर्बाद टाइप का हो गया, तो उसको हम रिस्टोर करेंगे। ठीक है हो गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा वैलिडिटी ऑफ TET सर्टिफिकेट हैज़ बीन इंक्रीज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू हाउ मच, यानी कि जो TET सर्टिफिकेट था ना, जिसको बहुत जरूरी होता था टीचर बनने के लिए, अगर आप गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं तो TET पास आपको होना बहुत जरूरी है। तो जो वैलिडिटी थी TET की पहले तो 7 साल थी। ठीक है, तो अब जो गवर्नमेंट है उसने उसको कितने साल बढ़ा दिया गया। आपके ऑप्शन है 8 ईयर्स, 18 ईयर्स, 28 ईयर्स और लाइफ टाइम। और इसका सही आंसर है हमारे पास लाइफ टाइम, यानी कि जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट था उसे 7 साल से लेके अब लाइफ टाइम तक बढ़ा दिया गया कि आप कितने बार भी यानी कि कितने साल तक भी गवर्नमेंट टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों।
इसमें आप अच्छे से देख सकते हैं। और जो इसका फुल एग्जाम होता है वो है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और उसको लेती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि CBSE इस पेपर को कंडक्ट करवाती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, विच वॉल्केनो हैज एरप्टेड रिसेंटली इन इंडोनेशिया, यानी कि इंडोनेशिया में हाल ही में कौन सा वॉल्केनो यानी कि कौन सा ज्वालामुखी फिर से फूट गया है। और इसका सही आपके पास ऑप्शन है माउंट मेरापी, ताल वॉल्केनो, माउंट वेसुवियस और मौना लोआ। ये सारे वॉल्केनोज के नेम है। इसका सही आंसर है माउंट मेरापी, यानी कि माउंट मेरापी जो वॉल्केनो है वो अभी एरप्ट किया गया है। ठीक है, ये इंडोनेशिया में माउंट मेरापी, और इसका जो लास्ट एरप्शन है वो 21 जून को 2020 में हुआ था इसका। ठीक है, और इसकी जो एलिवेशन है यानी कि कितना ऊंचा है, 2930, यानी कि लगभग 3 किलोमीटर ऊंचा है। ठीक हो गया दोस्तों। बाकी बात हम इंडोनेशिया के बारे में कर लेते हैं। ये एशिया का में एक कंट्री है। ठीक है, और जो इसके प्रेसिडेंट है वो है जोको विडोडो, और इसकी जो कैपिटल है वो जकार्ता है, और यहाँ की जो करेंसी है वो इंडोनेशियन रुपया है। ठीक है, और यहाँ की पॉपुलेशन 27.06 करोड़ है। अब है MV एक्सप्रेस पर्ल विच सैंक ऑफ नियर टू द श्रीलंका कोस्ट बिलोंग टू विच कंट्री, यानी कि जो MV एक्सप्रेस पर्ल जो जहाज था, जो ये जहाज है, ये जो श्रीलंका कोस्ट के नदी के किनारे यानी कि जो श्रीलंकन कोस्ट है, श्रीलंका देश के जो कोस्ट है, समुद्री तट है, उसके नजदीक डूबा है। ये किस देश का है? ठीक है, आपके ऑप्शन है यहाँ पर इंडिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, सिंगापुर। और इसका सही आंसर है सिंगापुर, यानी कि सिंगापुर जो कंट्री है उसका जो MV एक्सप्रेस पर्ल जो जहाज है वो अभी श्रीलंका कोस्ट के नजदीक डूब गया है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम सिंगापुर के बारे में। सिंगापुर एक कंट्री है एशिया में। सिंगापुर की जो कैपिटल है ना वो सिंगापुर ही है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर कैपिटल नहीं लिखी गई। और सिंगापुर की जो करेंसी है वो सिंगापुर डॉलर है। ठीक है, सिंगापुर का जो डॉलर है वो यहाँ की करेंसी, और यहाँ की पॉपुलेशन 57 लाख है। और हाल ही में इनका जो MV एक्सप्रेस पर्ल है वो डूब गया है श्रीलंका कोस्ट के नजदीक। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च्ड मेडिसन ATM, यानी कि किस स्टेट के मुख्यमंत्री ने मेडिसन ATM को लॉन्च किया है। यानी कि जैसे हम ATM जाते हैं पैसे निकालने के लिए, तो अब वो ATM को स्टेब्लिश करेंगे जैसे जब हमें मेडिसिन चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में है यहाँ पर क्या क्या है ऑप्शन देखिए, उत्तर प्रदेश, केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब। और इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो अभी आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के साथ साथ पंजाब की कैपिटल भी आपको बतानी है। ठीक है, तो ये दोनों आप कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा। और इसमें आप देख सकते हैं जो हमारा उत्तर प्रदेश है वो उत्तराखंड का बहुत ही पड़ोसी राज्य है। ठीक है, और पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा जो स्टेट है इंडिया का वो क्या है, उत्तर प्रदेश ही है, और एरिया वाइज 4th सबसे बड़ा है इंडिया का। ठीक है, और यहाँ की जो कैपिटल है वो लखनऊ है। तो ठीक है, आपका एक क्वेश्चन तो यही कम हो गया कि आपको उत्तर प्रदेश की कैपिटल अब नहीं बतानी है, सिर्फ बतानी है पंजाब की कैपिटल बतानी है। और यहाँ का जो लार्जेस्ट सिटी है वो कानपुर है, और यहाँ के टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो अभी कौन है, आनंदीबेन पटेल हैं। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर वो योगी आदित्यनाथ जी हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें आप इसमें पढ़ सकते हैं। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, एवरी ईयर 7 जून इज ऑब्जर्व्ड एज, यानी कि हर साल 7 जून को हम क्या मनाते हैं। आपके ऑप्शन है यहाँ पर इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन और विक्टिम्स डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, वर्ल्ड बाइसाइकिल डे, और वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। ठीक है, कब मनाया जाता है ये, हर साल 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो और जो वर्ल्ड बाइसाइकिल डे है वो कब मनाया जाता है, 3 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है 5 जून को। ठीक हो गया, ये चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। और इस साल का जो थीम है वो है सेफ फूड नाउ फॉर अ हेल्दी टुमारो, यानी कि फूड सेफ्टी इज एवरीवन्स बिजनेस, इस साल का जो ये मोटो है। ठीक हो गया, और जो वर्ल्ड फूड डे है, वर्ल्ड फूड डे और जो फूड सेफ्टी डे है वो ये दोनों अलग अलग हैं। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को मनाया जाता है, जबकि वर्ल्ड फूड डे वो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं, और 2009 से वर्ल्ड फूड डे मनाए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन मेंस इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन वर्ल्ड रैंकिंग्स 2020-21। ठीक है, हाल ही में जो रैंकिंग्स लॉन्च करी गई है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा, तो उसमें इंडियन मेंस टीम की जो रैंक है वो क्या है, आपके ऑप्शन है सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड। और इसका सही आंसर होगा फोर्थ, यानी कि जो इंडियन हॉकी टीम है उसका जो चौथा
चौथे पायदान पर रही है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की वर्ल्ड रैंकिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन उसका लोगो यहाँ पर है, आप देख सकते हैं ये लोगो है, ठीक है। और जो हेडक्वार्टर यहाँ के लॉसेन स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। और स्विट्जरलैंड की कैपिटल बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गए हैं, स्विट्जरलैंड कैपिटल और पंजाब की कैपिटल, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक हो गया दोस्तों। और जो इसका फाउंडेशन है वो 1924 में हुआ था, पेरिस फ्रांस में इसका फाउंडेशन हुआ था और फाउंडेड पेरिस फ्रांस में ही हुआ था, ठीक हो गया। ये आप ध्यान में रख लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो टॉप 10 कंट्रीज हैं जो रैंक आई है उसके अकॉर्डिंग, ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट पे, बेल्जियम सेकंड पे है, नीदरलैंड्स थर्ड पे है, इंडिया फिर है, जर्मनी फिर इंग्लैंड, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड, स्पेन, कनाडा, ये सभी टीमें हैं, ठीक है, टॉप 10 टीम्स। साथ ही जब हम इंडियन मेंस टीम की बात करें तो इंडियन वुमेन्स टीम की बात जरूर करेंगे। तो इंडियन वुमेन्स टीम ने 9th रैंकिंग यहाँ पर हासिल करी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं नीदरलैंड, फिर अर्जेंटीना, फिर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जर्मनी, न्यूजीलैंड, स्पेन, आयरलैंड, इंडिया, फिर चाइना, 10th पोजीशन पे चाइना है। तो ये टॉप 10 कंट्रीज हैं जो इनकी जो ये रैंक है। अब हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बाय 193 कंट्रीज ऑफ यूएन, यानी कि जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं यूएन ने जो रखे हुए हैं सारी 193 कंट्रीज के लिए, तो उसमें इंडिया की रैंक क्या आई है। आपके ऑप्शन है यहाँ पर 115, 115वीं, 117वीं, 119वीं, 121वीं, और इसका सही आंसर है 117, यानी कि इंडिया ने 117 रैंक हासिल करी है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो रिपोर्ट है उस पर। अब हम देखेंगे कि जो 17 पॉइंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के वो क्या है। पहला है कि नो पुवर्टी कम होनी चाहिए, जीरो हंगर यानी कि हंगर कम होना चाहिए, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग यानी कि जो वहाँ के लोग हैं स्वस्थ ज़्यादा होना चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए वहाँ की, यानी कि जो एजुकेशन है यानी कि शिक्षा है वो अच्छी होनी चाहिए, जेंडर इक्वलिटी यानी कि महिलाओं और पुरुषों को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन पानी साफ होना चाहिए, और जो सैनिटेशन यानी कि जो निकासी की जो व्यवस्था है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और अगला है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, यानी कि जो हमें एनर्जी मिलती है, जो हमें लाइट पानी की जो एनर्जी आती है जो भी है वो अफोर्डेबल होनी चाहिए, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, वहाँ की उस कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी हो रही है, ठीक है। और इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि इंडस्ट्रीज वहाँ की कैसा काम करें, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है उस देश का, रिड्यूस्ड इनक्वालिटीज यानी कि कितनी जो इनक्वालिटीज थी उस देश में वो पिछले साल के मुताबिक कितनी कम हुई है वो भी देखा जाता है, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज को भी देखा जाता है, रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमशन एंड प्रोडक्शन यानी कि कोई चीज़ प्रोडक्शन कर रही है कोई भी कंपनी तो उसके लिए वो कितने रिस्पॉन्सिबल है ये भी देखा जाता है, क्लाइमेट एक्शन यानी कि क्लाइमेट के चेंज पे कितना ध्यान दिया जा रहा है, लाइफ बिलो वाटर यानी कि जो मैरीन यानी कि समुद्री जीव हैं उनके लाइफ पे कितना ध्यान दिया जाता है, लाइफ ऑन लैंड अब जब पानी के अंदर के जीवों के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है तो जो जमीन पे जो पशु पक्षी हैं उन पे भी ध्यान दिया जाता है, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस यानी कि जो जस्टिस है न्याय कितना मिलता है, न्याय कैसा है उधर का, ठीक है, न्याय किस तरीके से मिलता है, वहाँ कितनी शांति है उस देश में, और वहाँ के जो इंस्टीट्यूशन है वो कितने कठोर है, ठीक है, नियम कानून, और पार्टनरशिप ऑफ द गोल्स यानी कि जो अपने गोल्स पार्टनरशिप कितनी करते हैं इन सभी चीज़ों के ऊपर देखा जाता है। तो ये थे 17 गोल्स जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट थे और उसमें इंडिया की रैंक आई है 117वीं, ठीक है। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, एट द एज ऑफ व्हाट ईयर्स यानी कि कितने साल बाद जो सैयद सबरी हैं उनकी मृत्यु हो गई है। हाल ही में ये बहुत फेमस सिंगर थे सैयद सबरी ब्रदर्स के सिंगर हैं, इनकी जो मृत्यु है वो कितने साल बाद हो गई है। आपका ऑप्शन 75, 80, 85, 90 यानी कि 75 ईयर्स, 80 ईयर्स, 85 ईयर्स, 90 ईयर्स। का सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है 85 ईयर्स, यानी कि 85 ईयर्स के बाद की उम्र पे सैयद सबरी जी की मृत्यु हो गई है। और इनके जो फेमस गाने हैं वो आप देख सकते हैं, तेरी लगन लगी, सहारा चाहिए और दीवानी दीवानी इनके जो फेमस सॉन्ग्स हैं, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके बारे में लिखा गया है, और देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए और एक मुलाकात जरूरी है सनम, ये इनके फेमस गाने हैं, ठीक है। अब हर साल 8 जून को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, आपके ऑप्शन है वर्ल्ड ओशियंस डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, वर्ल्ड स्पोर्ट्स डे, वर्ल्ड फ्लैग डे। आपका सही आंसर होगा वर्ल्ड ओशियंस डे, यानी कि हर साल 8 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड ओशियंस डे, यानी कि हमको ओशन को कैसे प्रोटेक्ट रखना है उसके बारे में हम हर साल 8 जून के बारे में हमें अवेयरनेस फैलाई जाती है। इस साल का जो थीम है वो है द ओशन लाइफ एंड लिवलीहुड, ठीक है दोस्तों। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, हितेंद्र दावे हैज बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ विच बैंक इन इंडिया, यानी कि जो हितेंद्र दावे हैं वो भारत में किस बैंक के CEO के तौर पे चुन लिए गए हैं। आपके ऑप्शन है HDFC बैंक, ICICI बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और HSBC बैंक। अभी आपको HDFC के बारे में एक न्यूज़ बताई थी कि इन्होंने 2031-32 तक कार्बन न्यूट्रल होने का दावा किया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है आपका HSBC बैंक, यानी कि जो HSBC बैंक है उसके जो हितेंद्र दावे जी हैं उन्हें क्या चुन लिया गया है, इसका एज अ CEO चुन लिया गया है।
बाकी इन्फॉर्मेशन आप इसमें देख सकते हैं। और HSBC के बारे में बात करें तो इसका जो ये जो है ये एक हांगकांग बैंक है, ठीक है, हांगकांग का बैंक है ये, ठीक। और इसके जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है, ठीक हो गया। और जो इसका फुल फॉर्म है HSBC का वो है हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये इसका बैंक है, ठीक है। और इन्होंने अपनी जो ये हैं इनको एज अ CEO चुन लिया है, ठीक है। और इसका जो फाउंड हुआ था वो 1850 में इसकी स्थापना हुई थी। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है कि प्राण, स्वास्थ्य, वाव, 3 टाइप के वेंटिलेटर हैं, किसने बनाए हैं, ठीक है। इन लोगों को देख के आप समझ ही गए होंगे किसने बनाए हैं, ठीक है। तो मैंने हिंट भी दे दिया। तो ये जो श्वास है और जो ये प्राण है, इन दोनों को, और ये जो वाव है, इन तीनों को वेंटिलेटर हैं जो ये किसने बनाए हैं। आपका ऑप्शन है DRDO, इसरो, नीति आयोग और सीरम इंस्टीट्यूट। और इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर होगा आपका इसरो, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका सही आंसर है। इसरो के बारे में जान लेते हैं। इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। इसके फाउंडर हैं विक्रम साराभाई। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को, 1969 को। और इसके जो डायरेक्टर हैं आजकल वह हैं कैलाश सवड़ीवो शिवन जी हैं यहाँ के, ठीक है, क्या डायरेक्टर, ठीक है दोस्तों। और अगला क्वेश्चन है, इंडिया इलेक्टेड टू द UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फॉर हाउ मेनी ईयर्स, यानी कि भारत को UN इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल के लिए चुन लिया गया है कितने सालों के लिए। आपके ऑप्शन है 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल। और कुछ जान लेते हैं ये UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के बारे में। इसको हम ECOSOC के से जान सकते हैं। और यहाँ की जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूनाइटेड नेशन। यहाँ के हेडक्वार्टर जो है वो है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में, ठीक है। और जो ये फाउंड हुआ था ये 1945 में फाउंड हुआ था। और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो हैं ओह जून, ठीक हो गया। और इसका एब्रिविएशन ये है और इसका फॉर्मेशन तब हुई थी, ठीक है। इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है 3 ईयर्स, यानी कि 3 साल के लिए भारत को इलेक्ट कर लिया गया है UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में, ठीक है। और ये है हमारा प्यारा भारत, प्यारा खूबसूरत भारत है जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है दोस्तों। और मैंने क्वेश्चन पूछा है, बताइएगा प्लीज पंजाब की कैपिटल क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा है कि इंडिया वॉज इलेक्टेड इन द एशिया पैसिफिक स्टेट्स कैटेगरी, यानी कि जो एशिया पैसिफिक रीजन है उसमें इंडिया को अफगानिस्तान, कजाकिस्तान और ओमान के साथ साथ UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में 2022 से लेकर 2024 तक के लिए इलेक्ट कर लिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये था आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी क्वेश्चन जितने मैंने आपको बताए समझ में आए होंगे। और आप हमारी वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। प्लीज़ लाइक कीजिए, लाइक के साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, कमेंट में बताएं जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है और आपको वीडियो कैसी लग रही है वो भी बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहें, ठीक है दोस्तों। और कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है तो आपको पता है क्या करना है, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, मास्क लगाना है और 2 गज की दूरी बनानी है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी है। और धीरे धीरे अभी जो अनलॉक हो गया है वो शुरू हो गया है, ठीक है, लॉकडाउन खत्म हो रहा है। तो मास्क का यूज कीजिए, सैनिटाइजर का यूज कीजिए जब भी आप घर से बाहर निकलते। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम और स्टे हेल्दी, ठीक है। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। आपका हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को करते रहिए, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।